सदर्न विक्ट्री को लेता है और लेके भारत के अंदर क्या करता है, वहाँ पे सदर्न पार्ट को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लेता है। ठीक, अब सदर्न विक्ट्री लेके आता है तो ये अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। जलालुद्दीन खिलजी इनके पास में आते हैं, बड़ी शाबाशी देते हैं, तो ये कहते हैं शाबाशी से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, शाबाशी से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए गद्दी। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं मजाक मत करो भैया, गद्दी वद्दी नहीं देने वाले हम तुमको, साउथ विजिट करके आए हो, तुमको एक जगह का गवर्नर बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो किस बात पे ज़िद्दी था, किस बात का ज़िद्दी था, ये तो एक ही ज़िद को पकड़ के बैठा हुआ था कि दुनिया की बनाई हर नायाब चीज़ के ऊपर अधिकार किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है ना, सुना होगा डायलॉग। तो दुनिया की बनाई हर नायाब चीज़ के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार था। इसी के चलते हुए ये क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं उनके साथ में, क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी इस बात को मानेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपनी गद्दी देगा नहीं। ठीक है, हाँ क्या हो गया था, बढ़ा गया था। अच्छा, तो ये होता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं इनसे कहते हैं कि उठा शमशीर दिखा हुनर क्या लेगा, है उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये है गर्दन क्या लेगा। अब ये कहते हैं ये गर्दन ही तो चाहिए मुझे। ठीक है, अलाउद्दीन क्या बोलता है, ये गर्दन ही चाहिए, उठाता है, लेके गर्दन काट के फेंक देता है। ठीक है, अब गर्दन जैसे ही काटता है कोहराम मच जाता है पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को क्या करा, अपना गर्दन काट के और वहाँ पे रूल को छीन लिया है गद्दी से। ठीक है, अब जैसे ही ये रूल को छीनता है, इसके हाथ में जैसे ही रूल आता है, ये भारत के अंदर क्या करता है, भारत का मतलब अब दिल्ली सल्तनत को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब ये एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से देवगिरी, महाराष्ट्र जिसको हम लोग कहते हैं आज के समय में, जो देवगिरी का पोर्शन हुआ करता था, दौलताबाद जिसकी सबसे बड़ी विजय थी, यही नहीं रुका, ये अफगानिस्तान तक पहुंच गया, कंधार, काबुल और कश्मीर अश्मीर में भी ये वहाँ पे भी जाके अटैक करता है और अटैक करके गद्दी को छीन लेता है। ठीक है, तो इसने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया भारत के अंदर कि जिसकी वजह से, उस एक्सपेंशन की वजह से दिल्ली सल्तनत काफ़ी समय तक रूल कर पाई। अब इसके समय में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बोला था इक्ता सिस्टम, इंडिया के अंदर इक्ता सिस्टम चला करता था, इसने इसको एबॉलिश कर दिया। इसने बोला इक्ता सिस्टम ख़त्म करो, इक्ता। ठीक है, तो इसने बोला अब कैश में पैसा दिया जाएगा, जो भी आर्मी आएगी अब उसको कैश में पैसा दिया जाएगा। तो इक्ता सिस्टम को इसने अबॉलिश कर दिया। इसके समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक गवर्नर था जिसका क्या नाम था, मलिक काफूर। देखा, ये आपने पिक्चर में देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो मलिक कफूर को ये भेज देता है। अब ये किसको भेज रहा है, मलिक कफूर को सदर्न विक्ट्री के लिए। ठीक है, अभी तक इसने पहले सदर्न विक्ट्री का मतलब ये हो गया कि साउथ का पार्ट जो था, मेजर ऑफ द पार्ट किसके हाथ में आ चुका था, वो दिल्ली सल्तनत के हाथ में आ चुका था। लेकिन वहाँ पे एक शासक थे देवगिरी, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है देवगिरी, जिसको पहले हम लोग दौलताबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, दौलताबाद के नाम से आज भी जानते हैं। देवगिरी एक जगह पड़ती थी। तो यहाँ पे एक रूलर थे रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र यहाँ पे एक रूलर थे और इनके समय में ये यहाँ पे क्या करता है, मलिक कफूर को भेज देता है। भेजता है इसलिए क्योंकि रामचंद्र क्या करते हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को टैक्स देने का मतलब ये था कि दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है देवगिरी, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ये भेज देता है मलिक कफूर को, मलिक कफूर इनको गिरफ्तार करके ले आता है और सुल्तान के सामने पेश कर देता है। लेकिन सुल्तान उसके रवैये से और ईमानदारी से बहुत खुश रहता है और उसको राय रायन की उपाधि के साथ भारत वहीं वापस देवगिरी में भेज देता है और रूलर अपॉइंट कर देता है वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये वापस भेज देता है देवगिरी के अंदर, इनको अपॉइंट कर देता है। ठीक है, अब कहानी फिर से रिपीट होती है। ठीक, आगे अलाउद्दीन खिलजी के मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन होता है, बोला गया मलिक कफूर। ठीक है, किसको बोला जाता है, मलिक कफूर को। जैसे जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को साउथ के लिए भेजा, साउथ को जीत के आए वो, और इन्होंने इसको मार दिया। ठीक, अब ये अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा, मलिक कफूर साउथ में जीत के आया और मलिक कफूर को माना गया कि मर्डरर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन था, मलिक कफूर था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब वो मर्डर था, इसका मतलब ये नहीं कि मलिक कफूर ही गद्दी पे आके बैठ गया होगा। ठीक है, ये नया रूलर जो आया गद्दी के ऊपर, इसका नाम था मुबारक खिलजी। ठीक है, क्या नाम था, मुबारक खिलजी। ये खिलजी सल्तनत मलिक कफूर ने इसलिए मारा था, बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन जो रियल बात है वो इतिहास ने कुछ इस तरीके से लिखा कि मलिक कफूर गे था।
ठीक है। मलिक कफूर क्या था, ये था, ठीक है। अब मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी में अपना इंटरेस्ट रखा करता था, ठीक है। अब वो चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर से शादी कर ले, ठीक, ऐसा वो चाहता था, ठीक। अब इसके चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि वो उससे इन सारी चीज़ों के मसले शुरू हुए, क्रिएट हुए। अब उस नाराज़गी में, उस गुस्सा के अंदर इसने क्या करा था, सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। ये एक रीज़न हिस्ट्री की किताबों के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग देखोगे, आगे पढ़ोगे तो बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन इसी बहाने अलाउद्दीन खिलजी लपेट दिए जाते हैं, निपट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है इतिहास के अंदर, ठीक। तो ये मुबारक खिलजी आते हैं, मुबारक खिलजी आके यहाँ पे रूल करता है। रूल करने के बाद में खिलजी डायनेस्टी का जो होता है वो यहाँ से शासन थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है कि जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी कि उसके रूलर इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी की बात करी, टाइम पीरियड देख लीजिए एक बार, 1290 से लेकर 96 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का 96 से 1316, टोटल 30 साल ये सल्तनत रहती है, जिसमें 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ कौन रूल करता है, अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए मुबारक खिलजी की भी बात करी हमने, 1316 से लेकर 1320 तक। और 1320 में एक शासक और आता है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ। उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये 1320 में ही आता है रूल करने, और इसी के हाथ से जो अगली डायनेस्टी आएगी, इसी को हरा के अगली डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को हरा के नई डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला कौन था, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई इसके बाद, तुगलक डायनेस्टी। तो अगर पूछा जाए कि तुगलक डायनेस्टी किसको हरा के शुरू हुई थी या किसको डिफीट करके स्टार्ट हुआ था, तो वो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को हराने के बाद में एक नई डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी की जब बात होगी तो फिर आएंगे फिर से कुछ रूलर्स जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस समय गवर्नर था कहाँ का, दीपालपुर का। दीपालपुर एक जगह पड़ती है आपकी पाकिस्तान के अंदर, ये वहाँ का गवर्नर था खिलजी डायनेस्टी के अंदर। अलाउद्दीन के अंडर में भी इसने काम किया था। बाद में जब इसको मौका मिलता है, कमज़ोर रूलर दिखते हैं, तो ये क्या करता है, अटैक कर देता है, और अटैक करके तुगलक डायनेस्टी को शुरू कर देता है। और गयासुद्दीन तुगलक गाजी उल मलिक के टाइटल के साथ में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, और यहाँ से शुरुआत कर देता है तुगलक डायनेस्टी की। वो तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेके 1414 तक भारत के ऊपर रूल करती है। अब इस डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे रूलर है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी कहते हैं, और तीसरा रूलर है इसका फिरोज शाह तुगलक, जिसको एफएसटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी इनका भी सब मैं दिखा दूंगा, क्या रेन था, क्या टाइम था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले गवर्नर ऑफ दीपालपुर जो थे गयासुद्दीन तुगलक गाजी उल मलिक के साथ में कहाँ बैठ जाते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब इन लोगों का काम यही हुआ करता था कि गद्दी पे बैठने के बाद में कहाँ जाते थे, अटैक करने जाते थे, दूसरे रीजन को भी कैप्चर करना है। अब ये भाई साहब गए हुए थे बंगाल, ठीक है, ये गए हुए थे बंगाल, इन्होंने कर दिया था बंगाल पे अटैक, और बंगाल को जीतने के लिए निकल गए। अब ये बंगाल को जीत के वहाँ से निकल ही रहे थे, ठीक है। तो 1320 की बात थी, और 1320 से लेकर 1325 तक हम लोग बात करेंगे किनकी, गयासुद्दीन तुगलक की। 1325 में ये बंगाल से जीत के निकल रहे थे। बंगाल से जीत के निकलने के बाद में इनका वेलकम किया जा रहा था यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे से, ठीक है। दिल्ली के अंदर यहाँ पे वेलकम किया जा रहा था इनका। तो यहाँ पे एक पवेलियन बनाया गया था, ठीक, एक पवेलियन टाइप का बनाया गया था। पवेलियन का मतलब एक प्लेटफॉर्म, जैसा ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा सा हो गया, उसमें सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ लग के, जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम वगैरह भी देखते हो, पवेलियन देखते हो, तो कुछ इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके ऊपर पूरा छप्पर टाइप का जो होता है लकड़ी का, वुडन का पूरा वो एक छत बनाई गई थी, रूफ बनाया गया था वुडन का, ठीक है। ये सब इनके वेलकम के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये बंगाल को जीत के आ रहे हैं। इसको बनाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खान। जौना खान के नाम से ही जानते हैं जब तक ये गद्दी पे नहीं बैठा। तो जौना, हाँ वही बात करने जा रहे हैं। तो जौना खां इनका क्या है, सुपुत्र है, बिल्कुल एकदम सगा वाला, सौतेला भी नहीं है,
एकदम रियल पुत्र है इनका। और ये क्या करता है, इनके लिए एक पवेलियन बनवाता है। पवेलियन में जैसे ही ये आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, पूरी की पूरी छत इनके ऊपर गिर जाती है, ठीक है। और उस छत में गिरने की वजह से मौत हो जाती है किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। अब जैसे गयासुद्दीन तुगलक की मौत होगी तो गद्दी किसके हाथ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसके बेटे के हाथ में आ जाएगी। 1325 से लेके 1351, 1325 से लेके 1351 तक जो रूल करता है अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे ही रूल मिल जाता है भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स करने का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो रिफॉर्म्स के बहुत सारे नाम हैं, कई सारे दीवान और डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनके समय में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था मोरक्को से। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीकन ट्रैवलर भी बोलते हैं हम इसको, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता। सॉन्ग भी सुना होगा ना, इब्न बतूता बगल में जूता, ये वाला सॉन्ग भी बना था एक बहुत टाइम पहले, ठीक। तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर आया था भारत के अंदर, फॉरेन ट्रैवलर था एक। और इसने क्या करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था, हेड ऑफ दिल्ली बना दिया था इब्न बतूता को। और साथ ही साथ में इब्न बतूता से रिलेटेड आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इब्न बतूता की एक बुक थी, इसने एक किताब लिखी थी जिसको नाम दिया था इसने किताब उल रिहला। क्या नाम दिया था, किताब उल रिहला। किताब उल रिहला इब्न बतूता की वो बुक थी जिसके अंदर इसने दिल्ली सल्तनत की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और ऐसी तमाम चीज़ें लिखी हैं इसने, जिससे हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग कहा करते थे एजुकेटेड फूल। कभी कभी पूछा जाता है कि एजुकेटेड फूल किसको कहते हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। इसको फिज़िक्स में भी नॉलेज थी बहुत तगड़ी, मैथमेटिशियन भी था ये आपका सर्जन भी था, और इसको तमाम मेडिसिन, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ा लिखा गवार था, बिल्कुल सही बात है। तो इसको एजुकेटेड फूल इसलिए कहा जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। रूलर क्या करते थे, टैक्स लगाया करते थे अपनी जनता के ऊपर। तो इसने क्या करा था, गंगा यमुना का दोआब पड़ता है, गंगा यमुना के जो आसपास का रीजन है, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली या इन सब रीजन के आसपास पड़ता है, तो इसके अंदर इसने क्या करा था, लोगों के ऊपर 20% का टैक्स लगा दिया था। और वो टैक्स लगाना तो बुरा नहीं है, 20% का टैक्स लगा दिया, हाँ, लेकिन उस समय फेमीन की कंडीशन चल रही थी उस रीजन में, और उसी समय में इसने टैक्स लगा दिया। एक बेवकूफ़ी ये हो गई। दूसरी बेवकूफ़ी इसकी ये हो गई कि ये जो आपका पोर्शन है, इंडिया का जो पोर्शन है, यह पूरा का पूरा रीजन कौन सा पड़ता है, हिमालय पड़ता है ना यहाँ पे। ये ऐसे रीजन जो आता है, ये हिमालयन रीजन आता है हमारा, जब हम लोग कश्मीर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पोर्शन किसका था, मंगोलों का था। मैंने बोला मंगोल बहुत खतरनाक हुआ करते थे, मंगोलों से सब लोग भागा करते थे, किसी भी तरीके से हाथ पैर जोड़ के इनसे अपनी जान बचाया जाए। ये भाई साहब क्या करते हैं, मंगोलों के ऊपर अटैक कर देते, ठीक है। मंगोलों के ऊपर चाइना में अटैक करने के लिए अपनी आर्मी भेज देते हैं, ठीक। और आर्मी को जब भेजते हैं अपनी, तो ये हिमालय के ऊपर से आर्मी क्रॉस करके जाएगी कहाँ पे, चाइना, और उसके बाद में उनके ऊपर अटैक करेगी, ठीक। पहली बेवकूफ़ी। दूसरी बेवकूफ़ी ये कि जब हिमालय को वो आर्मी क्रॉस करेगी, वो समय चल रहा है, जो समय है वो टाइम चल रहा है, वो विंटर का टाइम चल रहा था, ठीक है। अब विंटर के टाइम के अंदर आर्मी जब क्रॉस करेगी हिमालय को रीजन को, तो आधे लोग पिघल के नीचे गए। हाँ, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है बेटा। आधे लोग तो पिघल के नीचे ही गिर गए, ठीक है, वो ऊपर ही नहीं जा पाए। आधे लोग तो इसी साइड में गिर गए, आधे लोग उस साइड में गिर गए। अब जो उधर गिर गया जाके मंगोलों में भर्ती हो गया जाके, उन्होंने कहा भैया ये पागल आदमी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, मंगोलों में ही रह लेंगे। तो कोई अटैक भी नहीं हो पाया इस तरीके का, ठीक है। तो ये वहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई। तो इसको एजुकेटेड फूल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके डिसीजन जो होते थे कुछ इस तरीके के होते थे। ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे तमाम एग्जाम्पल थे इसके समय पे जो इसने ऐसे डिसीजंस लिए। टोकन करेंसी, वेरी गुड। टोकन करेंसी वाला एक एग्जाम्पल था, चलो वो भी बता देते हैं। इसने क्या करा था, हाँ, कैपिटल शिफ्ट भी किया था। अभी टोकन करेंसी वाला सुन लो, टोकन करेंसी वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। टोकन करेंसी के अंदर इसने क्या किया था कि कुछ टोकन करेंसी चलाई थी भारत के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, पूरी दुनिया के अंदर क्या है, सिल्वर की शॉर्टेज चल रही थी, ठीक। सिल्वर जो होता है, सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, तो सिल्वर की शॉर्टेज चल रही थी। तो सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से इसने सोचा कि सिल्वर को हटा के अगर किसी और चीज़ का कॉइन बना लिया जाए तो कुछ तो कारगर होगा, करेंसी तो वही रहेगी, वैल्यू बढ़ा देंगे उसकी उस तरीके की।
तो एक शासक था मंगोल में, कुबलई खान, ठीक है, कुबलई खान एक शासक था, उसने ऐसा कर रखा था पहले कभी, ठीक। तो इन्होंने सोचा मैं भी भारत के अंदर वहीं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। अब उन्होंने क्या करा, अब चाइना के लोग थे कुबलई उबलई खान वाले, तो समझदार लोग थे वहाँ के लोग। अब इनको क्या पता था कि सिल्वर की करेंसी की जगह अगर ब्रोंज़ की करेंसी लेके आ गए, इन्होंने टोकन करेंसी चेंज किस में कर दी, ब्रोंज़ की करेंसी चलाना शुरू कर दी। अब ब्रोंज़ की करेंसी जब इन्होंने चलाना शुरू कर दी तो भारत के लोग कैसे होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, हम इंडिया के लोग जुगाड़ू लोग, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इंडिया के जितने लोग थे उन्होंने अपने घरों के बर्तन काट काट के कॉइन बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। कोई भगोने का कॉइन बना ले रहा है, कोई कढ़ाई का कॉइन बना ले रहा है, तो इस तरीके से कॉइन चलना शुरू हो गया पूरे देश के अंदर। अब बढ़ गई महंगाई बुरी तरीके से, इन्फ्लेशन, जब सबके पास में पैसा होगा तो महंगाई तो बढ़ जाएगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इनके अंदर दिमाग कहाँ, हाँ हाँ, तो इन लोगों ने क्या करा था, जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने किया था डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो पहला डीमोनेटाइजेशन इन्हीं के समय में हुआ था, विमुद्रीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। इन्होंने बोला सारी करेंसी बंद, सारी करेंसी ला के सुल्तान के पास जमा करो, हम फिर से मोनेटाइजेशन करेंगे, नई करेंसी को मार्केट में फिर से लेके आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करा करता था, इसलिए इसको एजुकेटेड फूल कहते हैं। दो राइटर आए बाद में, एक थे बर्नी और एक थे बदायूनी। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत बहुत अच्छे शब्द लिखे। उन्होंने इसको कुक कहा, इसको उन्होंने बोला कि ये कौन है, सर्वेंट है एक, ठीक है। उसने इसको बोला माली है, गार्डनर वार्डनर है, और इस तरीके के तमाम टाइटल, जितने भी बेकार टाइटल आपको मिल सकते हैं किसी राजा के बारे में जो उसको शोभा ना देते हों, वो टाइटल के नाम से बर्नी ने इनको बुलाया। उसके बाद में एक राइटर आए बदायूनी। बदायूनी ने इसके बारे में लिखा कि सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड हिज पीपल फ्रीड फ्रॉम सुल्तान, मतलब सुल्तान को अपने लोगों से आज़ादी मिल गई और लोगों को सुल्तान से आज़ादी मिल गई, दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान थे, ठीक है। इसलिए ऐसा ऐसा कुछ लिखना इन्होंने शुरू किया, ठीक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी थी इनके बारे में। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आया रूल करने। ये थोड़ा समझदार रूलर था, इसने काफ़ी समझदारी से डिसीजन भी लिए और रूल करना यहाँ पर स्टार्ट किया। इसका रूल हुआ 1351 से लेकर 1388 तक, ठीक है। 51 से लेकर 88 तक इसने भारत के ऊपर रूल किया और दिल्ली सल्तनत को इसने कई सारी चीज़ें दी और बहुत सारे ऐसे दीवान और डिपार्टमेंट वगैरह चलाए। जैसे आज के समय में आप लोग जब देखते हो कि जो चैरिटी वैरिटी के फॉर्म में जितने भी चीज़ें चलती हैं, तो उस टाइप के डिपार्टमेंट्स को इसने बनाया था भारत के अंदर, ठीक है। जैसे एक डिपार्टमेंट था जिसको बोलते थे दीवाने खैरात, ठीक। दीवाने खैरात, खैरात का मतलब क्या होता है, खैरात का मतलब किसी को पता है? खैरात का मतलब होता है, खैरात का मतलब होता है चैरिटी। जब किसी को किसी की मदद के लिए कुछ चैरिटी दी जाती है तो वो होता है दीवाने खैरात। तो इसने दीवाने खैरात का शुरू किया था एक डिपार्टमेंट। उसके अंदर ये क्या करा करता था, लोगों की हेल्प कराया करता था एक तरीके से, लोगों को कितना कितना चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कुछ फीमेल होती थी जिनको मैरिज की एज हो जाती थी, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो शादी कर सके, तो दीवाने खैरात से उनको पैसा मिलता था। कुछ ऑर्फन एज के बच्चे, कुछ ऑर्फन एज से लोग हुआ करते थे, कुछ ओल्ड एज के लोग हुआ करते थे, कुछ अपाहिज बच्चे हुआ करते थे। तो इस तरीके के सारे दीवाने खैरात के अंदर लोग आया करते थे, ठीक है। एक इसने चलाया था दारुल शफा। तो कभी कभी पूछ लेता है दारुल शफा क्या है और किसने चलाया था। दारुल शफा का मतलब क्या होगा, क्या होगा? दारुल शफा का मतलब होगा हॉस्पिटल। एक इसने हॉस्पिटल चलाया था, जैसे जो फ्री हॉस्पिटल आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि 1 रुपये का पर्चा लगवाओ आप और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका फ्री में इलाज हो जाता है। तो दारुल शफा के अंदर यही हुआ करता था कि पूरी तरीके से फ्री यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ करते थे लोगों के, तो वो दारुल शफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऐसे इसने तमाम तरीके के और भी ऐसे डिपार्टमेंट चलाए, जैसे दीवाने वजारत चलाया, दीवाने हक के शर्ब चलाया, और ऐसे तमाम डिपार्टमेंट इसने चलाए जिससे भारत के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर कहीं कोई भी डिपार्टमेंट पूछ ले, कोई भी दीवान पूछ ले और आपको क्वेश्चन याद ना आ रहा हो कि कौन होगा इससे रिलेटेड, तो तुरंत लॉजिक लगा लेना आंखें बंद करके थोड़ा बहुत कि इससे रिलेटेड जो सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स या दीवान को इंडिया के अंदर बनाया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके समय में जो फिरोज शाह तुगलक के समय में था, अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, एक चीज़ थी टैक्स जो हुआ करते थे इसके समय में, वो टैक्स की बात बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में पहली बार आया और सिंध पे उसने अटैक किया था, तो उसने भारत के लोगों के ऊपर जिजिया टैक्स लगा दिया था, ठीक है।
जिजिया आप लोग ने कभी सुना हो चाहे ना सुना हो, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। और एक लगाया था ज़कात टैक्स, ठीक। तो जिजिया और 2 टैक्स लगाए थे ज़कात टैक्स। ज़कात टैक्स तो लगता था मुस्लिम्स के ऊपर और जिजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है। अब नॉन मुस्लिम में जब यहाँ पे उसने टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसने 5 सेक्शन को छोड़ दिया था भारत के अंदर। 5 सेक्शन कौन से? छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं लगाएंगे, जो हमारे विकलांग वर्ग पूरा होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा किसी तरीके का, विमेन जो होती हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और ब्राह्मण जो होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, इन सब के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दिया उसने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या बोला कि चलो विमेन के ऊपर मत लगाओ, चाइल्ड के ऊपर मत लगाओ, ओल्ड एज के ऊपर मत लगाओ, और विकलांग के ऊपर मत लगाओ, इनको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को। विकलांग का मतलब बेटा जो लोग जिनका हाथ खराब है, जिनका पैर खराब है, जिनकी किसी की आँख खराब है, ठीक है, तो वो लोग होते हैं, ठीक। तो उन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला इन लोगों को तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन हम लोग किसको नहीं छोड़ेंगे? हम ब्राह्मण को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ब्राह्मण के ऊपर में भी टैक्स लगेगा। तो जजिया टैक्स जो है आपका, या जिजिया जिसको हम बोलते हैं, वो टैक्स ब्राह्मण के ऊपर भी अप्लाई करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे कि पहली बार जिजिया टैक्स को अप्लाई करने वाला कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद में जिजिया टैक्स को ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू किसने कर दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में यही सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से याद रखनी है। अब तुगलक डायनेस्टी के अंदर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, थोड़े से इनके रूलर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक नो डाउट पहला रूलर, बहुत सारे रूलर आए, हमको सबसे लेना देना नहीं है, ना सब पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक आया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने बात करी फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये आए 51 से 88 तक। और लास्ट रूलर जो हम बात करेंगे इसमें, नसीरुद्दीन महमूद, 1395 से लेके 1412 तक नसीरुद्दीन महमूद ने यहाँ पे रूल किया था। अब मैंने तो आपको बताया था कि 1414 में ये डायनेस्टी ख़त्म होती है, तुगलक डायनेस्टी, लेकिन यहाँ 1412 लिखा है और मैं इसको लास्ट रूलर भी बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये 1412 से लेके 1414 के बीच में क्या हुआ इस, हाँ, कोई मेन रूलर नहीं था। कौन रहा होगा फिर, कहाँ का आ गया होगा, क्या हुआ होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के साथ में अभी हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। अभी क्लास को यहाँ पे सबमिट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर के साथ में हम लोग नए क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो, वरना हम लोग